लाइव क्लास तो ले नहीं पाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इशू था और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया सडन, बीच में ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही थी। तो पढ़ाने का अच्छा मूड है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना लिया जाए, अपलोड कर दिया, जिसको आप लोग देखें, आपको फ़ायदा हो। और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कैंसर। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट के लिए, या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस में है। ठीक है, आई थिंक आपको वहाँ से दिख नहीं रहा है, मुझे थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ये हमारा बॉर्डर है, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कैंसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन इससे आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत सिंपल टॉपिक है, स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं कैंसर। ठीक है, जब आप थिएटर जाते रहे होगे साल भर पहले, है ना, मूवी देखने के लिए, तो मूवी स्टार्ट होने से पहले इसका डेफिनेटली एड आता था लंग कैंसर का। ठीक है, मुकेश सराने याद है आपको? ठीक है, खैर अब भूल भले गए होंगे क्योंकि साल भर हो गया थिएटर जाए हुए, है ना, पिक्चर देखने के लिए। तो कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजर कॉज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। मोर देन 1 मिलियन पीपल्स इन इंडिया सफ़र फ्रॉम कैंसर, मतलब भारत में 10 लाख लोग से ज़्यादा लोगों को कैंसर है और आजकल इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, कौन कौन से एजेंट हैं या फैक्टर हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कैंसर की डायग्नोसिस कैसे, किस टेक्निक से की जाती है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट भी लेके चलेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ कैंसर क्या होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप उसको नोट्स को प्रिपेयर करें, और जब आप रिवीजन करें तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए होते हैं प्रीवियस ईयर के या जो आने वाले होते हैं वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, तो नॉर्मली आप जानते हो जब हमारे बॉडी में या कोई भी सेल जब डिवीज़न होता है, सेल जब डिवाइड होता है, अपना नंबर बढ़ाना है, प्रोलिफरेशन होना है उसमें सेल में, तो ये बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में होता है, कंट्रोल मैनर में होता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गन की या किसी पार्ट की, किसी भी टिश्यू की, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही डिवीज़न होता है, उतना ही प्रोलिफरेशन और ग्रोथ होता है। लेकिन कैंसर के केस में अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू, कैंसर है क्या बेटा? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनियंत्रित। ठीक है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल और टिश्यू, ऑफ सेल्स और टिश्यू इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात है कि अनियंत्रित होता है, विभाजन या जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाता है। नॉर्मल सेल में ये रेगुलेटेड होता है। ठीक है, कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन। ठीक है, डोकरे लोगों में ज़्यादा कॉमन है। छत्तीसगढ़ में ओल्ड एज को डोकरा बोलते हैं ना। मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकें, मैं इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 40 ईयर्स, है ना, 40 साल से ज़्यादा के लोगों में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर के टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप के कैंसर अलग अलग एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, उनका प्रेवलेंस जो है या अकरेंस जो है अलग अलग एज ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नियोप्लाज्म, एक टर्म आता है बेटा नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म, नियो मतलब होता है न्यू। ठीक है, नियो मीन्स होता है न्यू। तो न्यू एबनॉर्मल टिश्यू दैट इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। नियोप्लाज्म इज न्यू एबनॉर्मल टिश्यू दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। तो कोई नया असामान्य ऊतक है या टिश्यू है जिसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी है, ग्रोथ की क्षमता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर सेल्स में अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या ग्रोथ होता है, तो इसमें ग्रोथ की या डिवीजन की कैपेसिटी है और जो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। ठीक है, राइट नाउ अब इसमें एक वर्ड आया बेटा ट्यूमर। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप लोग देखिएगा
कि हमारे बॉडी जो सेल्स होते हैं इसमें ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन ये हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है नॉर्मली इन और बॉडी सेल्स ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन प्रोलिफरेशन इज हाईली कंट्रोल्ड, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक कंट्रोल हो, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल हो, किसी भी तरीके से वो कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड मैनर में होता है। लेकिन कैंसर सेल में ये कंट्रोल मैकेनिज्म जो होती है या जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, इनका कंट्रोल नहीं होता, इसलिए बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। एक देखना जो नॉर्मल सेल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ तो डिवीजन होगा ही। नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब होता है बेटा संपर्क। इसका मतलब ये है कि कभी भी, ठीक है, आप देखिएगा जैसे कोई सेल है इसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया है ना। एनीवे, अब क्लास तो रीस्टार्ट नहीं करेंगे, इसी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो नॉर्मल ये सेल है, सपोज माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है। तो जब इसमें डिवीजन होता है, किसी सेल में डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन होने के बाद डेफिनेटली इसमें ग्रोथ भी होगा, ठीक है, डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा। तो जब ये सेल्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो इनका जो ग्रोथ है ये इनहिबिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। एक सिंपल फंडा, क्यों इनहिबिट हो जाएगा? क्योंकि भैया देखो बहुत सारे सेल्स बन गए है ना, डिवीजन से बहुत सारे सपोज सेल का फॉर्मेशन हुआ, और अगर ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहेंगे तो डेफिनेटली दूसरे सेल के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा, या कॉम्पिटिट करेंगे कम स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो इनमें क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है, मतलब एक लिमिटेशन तक इनमें ग्रोथ होगा, ठीक है, उसके बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। इन विच that means normal cells show a property called contact inhibition, in which during cell division and growth contact of other cell inhibit their uncontrolled growth, ठीक है, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो अनकंट्रोल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है। व्हाट अबाउट कैंसरस सेल? लेकिन अगर ये कैंसरस सेल होता तो लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। इसका मतलब जब अगर ये कैंसरस सेल होता और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी इनमें ग्रोथ होता, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी इनमें ग्रोथ होगा, तो उस केस में ये कैंसरस सेल्स हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कैंसर सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, एज अ रिजल्ट क्या होगा? जब कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी चली जाएगी तो क्या होगा? ये कंटिन्यू डिवाइड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? ट्यूमर का, ठीक है, मास ऑफ सेल और टिश्यू, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। ये ट्यूमर होता है क्या है? मास ऑफ सेल्स और टिश्यू, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, ठीक है, वो नहीं रह जाती, ठीक है, उस केस में इसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है और एक मास ऑफ सेल या टिश्यू बनाता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। नाउ अब ट्यूमर बेटा दो टाइप के होते हैं मेनली, है ना, ट्यूमर मेनली दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर एंड व्हाट इज मैलिग्नेंट। इसमें ज़्यादा खतरनाक होता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन मतलब होता है, आप समझ लो शुरुआती स्टेज, है ना, शुरुआत। तो ट्यूमर होते हैं दो टाइप, नोट कर लीजिए आप, एक बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मैंने ह्यूमर नहीं लिखा, ट्यूमर लिखा है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर का क्या होता है? दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, मतलब जहां पे बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है ये वहीं पे रहते हैं, आसपास फैलते नहीं है, बिकॉज दे आर इनकैप्सुलेटेड और कवर्ड, ठीक है, ये ढके होते हैं, कवर होते हैं। बिनाइन ट्यूमर ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं, जहां पे इनका फॉर्मेशन हुआ है वहीं पे रहते हैं, बिकॉज दे आर इनकैप्सुलेटेड और एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू। पॉइंट पूरा नोट करिएगा जो मैंने वर्ड्स में बोला है। बिनाइन ट्यूमर दे आर कन्फाइंड और दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अपने जहां पे इनका फॉर्मेशन हुआ है वहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से एनक्लोज रहते हैं या ढके होते हैं, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हो कि मेटास्टेसिस एक फिनोमिनन में आपको बताऊंगा वो एब्सेंट होता है।
स्टैसिस, आगे डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेटास्टेसिस। कैंसर के फैलने, कैंसर के स्प्रेड होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो इसमें मेटास्टेसिस क्या रहेगा बेटा, एब्सेंट। ध्यान रखिएगा, बिनाइन ट्यूमर, मैंने मैलिग्नेंट में लिख दिया है, ये बिनाइन का है, ठीक है, आप देख लेना, ये बिनाइन का है बेटा, है ना, एनक्लोज इन द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और ये इनमें मेटास्टेसिस क्या रहेगा, एब्सेंट। मतलब 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जिस जगह पे इनका फॉर्मेशन होता है ये वहीं पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट, ये कनेक्टिव टिश्यू से ढके होते हैं, दे आर एनक्लोज्ड आर एनकैप्सुलेटेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं और आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेटास्टेसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये ज्यादा नुकसान नहीं करते, कॉजेज लिटिल डैमेज। किसे कंपेयर करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, मैलिग्नेंट से अगर कंपेयर करें तो बिनाइन ट्यूमर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लिटिल डैमेज, ठीक है, क्योंकि फिर इसको पर्टिकुलर जगह से रिमूव करना, चाहे वो सर्जिकल रिमूवल हो, ठीक है, जैसे भी, तो इसको पर्टिकुलर जगह से रिमूव करना ज्यादा आसान, ईजी होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, जो ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है मेटास्टेसिस किस में प्रेजेंट होता है, बिनाइन ट्यूमर में या मैलिग्नेंट ट्यूमर में, तो आपको आंसर करना है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। दे ग्रो वेरी रैपिडली और फास्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रैपिड ग्रोथ होता है बेटा इनमें, रैपिडली और फास्ट, दे ग्रो वेरी रैपिडली और फास्ट, इन्वेडिंग एडजेसेंट टिश्यू एज वेल एज डिस्टेंट साइट, ठीक है, invading adjacent tissue as well as distant site। कहने का मतलब है अपने आसपास के टिश्यू को भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, फैल जाते हैं अपने आसपास के टिश्यू पे, साथ ही साथ मेटास्टेसिस के थ्रू, मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह भी ये फैल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, they are not enclosed by connective tissue। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू से ढके नहीं रहते और सबसे इंपॉर्टेंट, दे शो मेटास्टेसिस, दे शो मेटास्टेसिस, ठीक है, दे शो मेटास्टेसिस, ठीक है, राइट, ओके। तो आप ये देख लीजिएगा डिफरेंस बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन, ठीक है, अगर आप 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 डिफरेंस आप लिख सकें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, दैट इज मेटास्टेसिस। नाउ व्हाट इज मेटास्टेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर के बॉडी में फैलने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसर कैसे फैल सकता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, मींस प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसर कैसे फैल सकता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंसर सेल्स होते हैं आपके बॉडी में ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, लिम्फ या सेकेंडरी मास के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मोस्टली करते हैं बेटा ब्लड के थ्रू। तो पहले आप लिख लो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस इज प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स, प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स, मतलब कैंसर सेल्स के फैलने की प्रक्रिया को बोलते हो आप मेटास्टेसिस, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, फ्रॉम एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, थ्रू, किसके थ्रू जाएगा बेटा, थ्रू, मेनली तो ब्लड के थ्रू जा सकता है, ब्लड, यू कैन से लिम्फ ऑल्सो, और एज अ सेकेंडरी मास, सेकेंडरी मास, ठीक है। तो मेन आपको आंसर करना है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो मेटास्टेसिस होता है बेटा ब्लड के थ्रू, मतलब एक ऑर्गन में कैंसर है, सपोज पैंक्रियास का कैंसर है, ठीक है, तो पैंक्रियास में अगर कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उस केस में वो रप्चर होगा और वहां से सेल्स ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में, लाइक लंग्स में जा सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, और वहां जाने के बाद फिर से वो ग्रोथ करने स्टार्ट करेगा और कैंसर का या ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैंसर सेल और टिश्यू ग्रो रैपिडली, सो दे डैमेज द नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। ये तो सिंपल सी बात है यार, कैंसर सेल्स में नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल सेल के कंपेयर में ज़्यादा रैपिड और फास्ट डिवीजन होता है ना।
अब इसके कारण क्या होता है, अपने आसपास के टिश्यू को भी डैमेज पहुंचाते हैं, साथ ही साथ में अपने पास के जो नॉर्मल सेल्स हैं या जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनके साथ में ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। भाई न्यूट्रिएंट दोनों को, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, सभी सेल को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए। यस, ठीक है, सभी सेल को, नॉर्मल सेल हो चाहे कैंसरस सेल हो। अब अगर एक साइड में बोलूं कि एक तरफ क्या है बेटा आपका कैंसर सेल है, दूसरी तरफ क्या है नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल नॉर्मल डिवाइड हो रहे हैं, कैंसर सेल फास्ट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं। तो वाइटल न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन के लिए ये नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पिटिट करते हैं, ठीक है। उस केस में कैंसर सेल में तो ग्रोथ होता है लेकिन नॉर्मल सेल में ग्रोथ नहीं हो पाता और उनको क्या भूखा रखना, जिसको बोलते हैं स्टार्विंग, ठीक है। तो नॉर्मल सेल को वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, इसी के कारण से इनकी डेथ होती है। तो इससे एक सिम्टम अपीयर होता है बेटा, जैसे आप देखोगे कैंसर में आपने पढ़ा है कि मास ऑफ सेल बनता है तो कायदे से वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन कैंसर का एक सिम्टम होता है बेटा सडन और अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अनएक्सप्लेन का मतलब जिसकी व्याख्या न की जा सके, ठीक है, जैसे पता न चले अचानक से बॉडी वेट क्यों इतना कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल सेल जो होते हैं उनको वाइटल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है। तो 3 मेन टाइप के कैंसर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप नोट भी कर लीजिए। टाइप्स ऑफ कैंसर 3 मेन टाइप के होते हैं बेटा, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा, सेकेंड इज सार्कोमा एंड थर्ड इज ल्यूकेमिया। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो बेटा और डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, बट फिलहाल नीट के लेवल तक आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे बेटा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यू कैंसर ऑफ एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यू जिनकी ओरिजिन एपिडर्मल हुई है ना, एपिडर्मल है उनका, या एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को आप बोलते हो, ठीक है, या फिर इनके डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव्स लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर, बोर्ड पे दिख रहा है आपको, वो नहीं दिख रहा है, एंड आप लिख लेना सुन के, देयर डेरिवेटिव, है ना। चलो तो बिना बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यू एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लंग, ब्रेस्ट, पैंक्रियास, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, लंग्स, ब्रेस्ट, पैंक्रियाज, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यू एंड देयर डेरिवेटिव लाइक स्किन कैंसर हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का हो सकता है, लंग का हो सकता है, ब्रेस्ट का, पैंक्रियास, स्टमक या कोई ग्लैंड हो, ठीक है, स्टमक का भी लिख लो, स्टमक या फिर ग्लैंड्स, ठीक है, इनके कैंसर को आप क्या बोलते हो बेटा कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा सार्कोमा कैंसर ऑफ प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू, सार्कोमा, ठीक है, दैट इज कैंसर ऑफ प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू, ठीक, किसका कैंसर है बेटा मेसोडर्मल टिश्यू। अब मेसोडर्मल टिश्यू जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया बेटा, आपका बोन हो गया बेटा, ठीक है, तो मेसोडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, आपका बोन हो गया, ठीक है, या फिर मसल हो गया, लिम्फ नोड हो गया, मसल हो गया बेटा, लिम्फ नोड, इनके कैंसर को आप क्या बोलोगे सार्कोमा, ठीक है, राइट, इनके कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सार्कोमा, राइट। तो ये पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तो इंटरनेट भी चालू हो गया है लेकिन क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, इसलिए लाइव की जगह पे ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे और बच्चा लोग देख लेना आप। चलिए, तो सार्कोमा में कुछ पॉइंट्स और आपको लिखने हैं, दैट इज, यार इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, ओके फाइन, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा सार्कोमा कैंसर प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू लाइक कनेक्टिव टिश्यू का हो सकता है, बोन का हो सकता है, मसल का हो सकता है, लिम्फ नोड का हो सकता है। तो इसमें से कुछ नाम आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से कार्सिनोमा वाला पॉइंट क्लियर है। ये टाइप ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन,
ठीक है। तो मैं सार्कोमा में ही आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे कि एक होता है बेटा लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फोमा ये क्या है बेटा, कैंसर ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लेकिन सभी लिम्फोमा कैंसर नहीं होते, या मैं ये कह रहा हूं कि सारे जो ट्यूमर जो हैं या ऐसा मास जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, ठीक है। लाइपोमा कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, लाइपोमा ये क्या बेटा, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोर करते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। या फिर ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा या फिर ऑस्टियो सार्कोमा। देखो आप जानते हो बेटा ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन, है ना। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। मतलब ऑस्टियोमा किसका कैंसर होगा, सिंपली बोन के कैंसर को आप बोलते हो, ठीक है, ऑस्टियोमा या ऑस्टियो सार्कोमा। एंजियो सार्कोमा, चलिए एंजियो सार्कोमा सोच के बताओ, एंजियोलॉजी क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, एंजियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। इसलिए एंजियो सार्कोमा का मतलब क्या होता है, किसका कैंसर बेटा, कैंसर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कुछ भी हो सकता है, आर्टरी हो सकता है, वेन हो सकता है, या फिर कैपिलरी भी हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 बताए इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, कार्सिनोमा और सार्कोमा। और सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल 3 इज ल्यूकेमिया, ठीक है। कॉमनली आप ल्यूकेमिया मतलब समझते हो ब्लड कैंसर, है ना, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया कैंसर ऑफ WBC, ब्लड कैंसर का मतलब RBC का नहीं होता बेटा, WBC का होता है, ठीक है। कैंसर ऑफ WBC, ल्यूकेमिया में लिखो बेटा पॉइंट नंबर 1, कैंसर ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो ल्यूकोसाइट। ल्यूकेमिया देखो WBC को क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट, कैंसर ऑफ WBC और ल्यूकोसाइट। इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड कैंसर। सेकेंड पॉइंट, ल्यूकेमिया इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर, दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, ब्लड कैंसर, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, WBC की संख्या। अगर मैं नॉर्मल WBC काउंट की बात करूं ह्यूमन में, नॉर्मल काउंट मैं वाइड रेंज ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। तो नॉर्मल काउंट की बात करें बेटा तो 4000 to 11000, ठीक है, नॉर्मल WBC काउंट अलग अलग बुक में अलग दिया होता है, चलो मैं लिख लिया 4000 to 11000 सबको कवर करते हुए पर mm3। ये मैंने नॉर्मल काउंट बताया WBC का, ठीक है। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC है बेटा, ठीक है, डिफरेंशियल नहीं है। डिफरेंशियल मतलब मैं अगर अलग अलग लिखता, ठीक है, इओसिनोफिल्स का काउंट अलग लिखता, लिम्फोसाइट का अलग लिखता, ठीक है, मोनोसाइट का अलग लिखता, तो वो अलग अलग होता, तो वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता। फिलहाल मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो मैं नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग कि मेल है या फीमेल, मैंने आपको काउंट बताया 4000 to 11000। अब जनरली WBC का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब हमको अगर कोई छोटा मोटा या कोई इन्फेक्शन होगा तो उस केस में भी WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा, इवन कॉमन कोल्ड में भी इंक्रीज हो जाता है। तो कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ, सपोज कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए फाइटर्स की संख्या बढ़ जाएगी, फाइटर्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में WBC काउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, ठीक है, 4000 से 11000 आपका नॉर्मल काउंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15000 हो जाएगा, 20000 हो जाएगा। तो इस केस में ये कैंसर नहीं है, ये जस्ट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए नंबर ऑफ WBC बढ़ाया गया है। जैसे 2 कंट्री के बीच में वार होता है, ठीक है, तो बॉर्डर पे, ठीक है, जब 2 कंट्री के बीच में वार होता है, जंग होती है, तो बॉर्डर पे क्या होता है, सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है। वैसे ही जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो उस केस में WBC का नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, ऐसा कुछ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर, ठीक है, संख्या आपको लाखों में मिलने लगे, ठीक है, 2 लाख, 4 लाख, समझ में आ रहा है, हजारों से सीधे कहाँ पहुंच गए बेटा, लाख में पहुंच गए, तो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, ल्यूकेमिया। वो इन्फेक्शन नहीं है, दैट इज ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। 2 लाख से 10 लाख पर MMQ हो जाता है बेटा ल्यूकेमिया,
ठीक है, ल्यूकेमिया के केस में यही WBC 2 लाख टू 10 लाख पर mm³, ये काउंट, ये डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, हजारों में इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, और लाखों में मतलब लाखों में इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। इज इट क्लियर? एक नोट आपको लिखना है। तो ल्यूकेमिया मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट क्लियर है, ल्यूकेमिया कैंसर ऑफ WBC, ब्लड कैंसर, ठीक है। अब मैं एक नोट आपको बता दे रहा हूं, आपको नोट करना है। इन माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, एक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग है, इसमें आराम से आपको पूरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं ताकि आप देख सकें। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे पढ़ेंगे। माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टिक टिश्यू ऑफ बोन मैरो डीजेनरेट। क्या हो रहा है बेटा, एरिथ्रोब्लास्टिक टिश्यू ऑफ बोन मैरो डीजेनरेट, है ना। बोन मैरो का जो एरिथ्रोब्लास्टिक टिश्यू होता है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट या नष्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जब 9th क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम, ठीक है, आपके बॉडी में जब 9th क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम अपनी जंपिंग जीन को पास में लाते हैं, ठीक है, मतलब 9th क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। किसके किसके बीच में बेटा, 9th और 22nd, ऑटोसोम है ना दोनों, इसके बीच में सेगमेंट क्या होता है बेटा, एक्सचेंज हो। तो रेयर फिनोमिनान है, ऐसे सब में नहीं होता। जब ये अपने जंपिंग जीन को पास में लाते हैं, जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बार बार मैं क्लिनटॉक ने बताया था जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन के बारे में, ठीक है, जो क्रोमोसोम पे या जीनोम में अपने लोकेशन को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड जंपिंग जीन, नाम से समझ जंप कर सकते हैं, है ना, जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जंपिंग जीन और ट्रांसपोजोन करेंगे बात कभी जंपिंग जीन के बारे में। तो फिलहाल है माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, इसमें 9th नंबर का जो ऑटोसोम है और 22nd ऑटोसोम है, ये एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट को, ठीक है। ये कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ठीक है, डोंट थिंक लाइक दैट कि क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है बेटा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। यहाँ पे तो अलग अलग क्रोमोसोम है तो होमोलोगस तो कहीं से हुए ही नहीं, ठीक है। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ जीन हो रहा है तो इट इज क्रॉसिंग ओवर, दिस इज नॉट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कैंसर के, दैट इज कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। मैंने कहा कैंसर एक बहुत ही वाइड बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, लाइक जब आप MBBS करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपको हर सब्जेक्ट में, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये आपको पढ़ने को मिलेगा ही, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं। स्टिल अभी तक कोई ऐसी एक मैकेनिज्म नहीं आई है कि जो डिफाइन कर सके कि हाँ एग्जैक्ट इसी कॉज से कैंसर होता है, इसी कारण से कैंसर होता है। मैंने देखा है लोग जिंदगी बिता दिए दारू पी के, उनको कभी लीवर कैंसर नहीं हुआ। लोग लाइफ बिता दिए स्मोकिंग करके, उनको कभी लंग कैंसर नहीं हुआ। जिसने आज तक सिगरेट छुआ नहीं, सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। और वैसे भी बता दें आजकल के टाइम पे जितने पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में आप और हम रह रहे हैं, तो बिना पिए ही 10-15 सिगरेट तो डेली पी रहे हैं। समझ में आ रही बात? जितने पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग भले ही स्मोकिंग नहीं करते बट इनडायरेक्टली, ठीक है, उतना ही पॉइजनस स्मोक, डस्ट, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। मुझे लगता है इसी कारण से, इस पॉल्यूशन के कारण से ही नंबर ऑफ कैंसर केसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं साल दर साल। तो फिलहाल हम तो बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कॉजेज ऑफ कैंसर। अब कैंसर के कॉजेज हो सकते हैं बेटा, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल और इवन बायोलॉजिकल एजेंट। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा ऊपर में लिखा है मैंने, अब कैमरा ठीक नहीं करूंगा, सुन लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस और एजेंट आर कॉल्ड, यस, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस और एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्सिनोजेन। अरे बहुत इजी है। एलर्जी होता है जिससे, उसको बोलते हैं एलर्जन। जो आपके बॉडी में डिजीज पैदा कर सकता है उसको बोलते हैं बेटा पैथोजन, और जो आपके बॉडी में कैंसर पैदा कर सकता है उसको बोलते हैं कार्सिनोजन,
मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट आर कार्सिनोजन, एलर्जी कॉजिंग एजेंट आर एलर्जन और डिजीज कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड पैथोजन। तो जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंपल कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कुछ भी जिसके कारण से कैंसर हो जाए। तो हम यहाँ पे 1 by 1 कार्सिनोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन में मैं इतनी स्पीड से नहीं पढ़ाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 वीडियो में हम कैंसर को कंप्लीट कर सकें और आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या क्लास अटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बेटा केमिकल कार्सिनोजन के बारे में। केमिकल कार्सिनोजन, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से है ये टॉपिक। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th का जो चैप्टर है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट सबके लिए बेटा, 12th वाले बच्चे हो, 11th वाले बच्चे हो, कभी न कभी तो नीट देना ही है आपको, या फिर नीट के बच्चे जो 2021 में 22 में जब भी अपीयर होने वाले नीट में, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल कार्सिनोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सूट, तेनू सूट सूट करदा सूट, ठीक है, राइट। चलिए, तो सूट क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल वुड ऑयल, produced during incomplete combustion of coal wood oil। मतलब इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरी तरह से न जले तब ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब कोल है, वुड है, ऑयल कंप्लीटली कंबशन नहीं होगा, उस केस में सूट का प्रोडक्शन होगा। इससे होता है स्किन और लंग का कैंसर, ठीक है। कॉजेज स्किन एंड लंग कैंसर, ठीक है, नोट करिए, स्किन कैंसर एंड लंग कैंसर। कई लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली नोट नहीं करते, है ना, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नोट्स बनाया करो यार, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है, अपने नोट्स रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तो नोट्स बनाया करिए, राइट, ठीक है। दूसरा बेटा कोल तार, ठीक है, जिसमें 3,4 बेंजोपायरिन प्रेजेंट होता है, कोल तार, ठीक है, राइट, इसमें प्रेजेंट होता है बेटा। कार्सिनोजन जो है इसमें मेन, दैट इज 3,4 बेंजोपायरिन, कंटेन 3,4 बेंजोपायरिन। इस वीडियो को 10 मिलियन लोग देखेंगे तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है, 10 मिलियन, 10 मिलियन डिमांड है बेटा, ठीक है, ज़्यादा हो गए क्या, 500, ठीक है, 500 लोग देखेंगे, ठीक है, तो फिर हम बनाएंगे इसका दूसरा पार्ट। कंटेन 3,4 बेंजोपायरिन होता है, इस कॉजेज स्किन एंड लंग कैंसर। इसमें भी, इससे भी क्या होता है बेटा, स्किन एंड लंग कैंसर। कम कर रहा हूँ मैं आपके टॉपिक को ताकि आप इजीली उसको याद रख सकें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिगरेट स्मोक, ठीक है, सिगरेट, ये तो सब जानते हो बेटा, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई भी मूवी देखने जाते हैं आप थिएटर पे, अभी तो कम जा रहे होंगे, दुर्ग भिलाई में वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सिगरेट एड आता है ना, चालू होने से पहले, है ना, पिक्चर चालू होने से पहले पक्का आता है इसका कैंसर वाला, ठीक है। तो सिगरेट स्मोक, ठीक है, आप जानते हो इससे क्या होता है बेटा, लंग कैंसर। सिगरेट स्मोक नोट कर लीजिए, लंग कैंसर। सिगरेट स्मोक में एक्चुअली आप टोबैको स्मोक भी लिख सकते हैं, तो बिना टोबैको के कौन सा सिगरेट मिलता है, टोबैको, टोबैको स्मोक, इससे क्या होता है बेटा, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर है, याद रखना, वो निचोड़ने वाला, ठीक है, टार जमा हो जाता है, फिर उसको ऐसे करके निचोड़ता है, चॉकलेट कलर का एक ग्लास में निकलता है बेटा, इतना टार जमा हो जाता है, ठीक है, तो है ना, ये तो याद रहेगा सबको, फाइन, ठीक है। चलो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कैडमियम ऑक्साइड। अगला है कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड, इससे होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। किसका होता है बेटा, मेल में, फीमेल में मत कर देना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर। सही जा रहे हैं, ठीक है। 1 वीक कन्वर्सेशन इसको बोलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर वीडियो लेक्चर हो, एक तरफा ही चलता है बेटा, ठीक है, राइट। तो कोशिश करिए कंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए जिससे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन जाए, दैट्स इट। एंटरटेनमेंट करना हमारा पर्पस नहीं है, एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं,
तो कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम क्वेश्चन निकल जाए। एफ्लाटॉक्सिन नाम सुना है, लीवर कैंसर होता है। एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, क्या होता है, लीवर कैंसर, क्योंकि ये है एक हिपैटोटॉक्सिक है बेटा, हिपैटोटॉक्सिक। एफ्लाटॉक्सिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर कैंसर होता है, हिपैटोटॉक्सिक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस एस्परजिलस, याद रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एफ्लाटॉक्सिन लीवर कैंसर होता है। एफ्लाटॉक्सिन इज ए हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटिक सेल, लीवर सेल को बोलते हैं ना हिपैटिक सेल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, और ये एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस एस्परजिलस, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद सेक्स हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जिसका यूज किया जाता था बेटा हार्मोन, अभी भी किया जाता है, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी किया जाता है, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वहां भी सेक्स हार्मोन को यूज किया जाता है। तो अब मैं ड्रॉबैक नहीं बता रहा हूं, ड्रॉबैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, लेकिन सेक्स हार्मोन, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर होता है बेटा इससे। सेक्स हार्मोन है ना, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कहां पे यूज किया जाता था इसको, यूज्ड इन HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कभी किसी क्लासेस में मैं आपको HRT के बारे में भी पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल टाइम क्योंकि कम है तो डायरेक्ट लिखते हैं, इट कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर। सेक्स हार्मोन से क्या होता है बेटा, सबको नहीं हो जाता ना ब्रेस्ट कैंसर। लास्ट में मैं आपको एक मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैंसर डेवलप कैसे होता है, बट एक्सपोजर ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड इन केस ऑफ HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब यूज किया जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मस्टर्ड गैस है, ठीक है, मस्टर्ड गैस कहाँ यूज किया गया था बेटा, वार, जंग, युद्ध में यूज किया जाता है। इससे लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर, नोट कर लीजिए बेटा, मस्टर्ड गैस, ठीक है। डाईइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल, डाईइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल, ठीक है। स्टिल्बेस्टेरॉल को पहले यूज किया जाता था काऊ में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। ये एक टाइप का स्टेरॉइड है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है बेटा, स्टेरॉइड है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काउज में। अभी ये बैन हो चुका है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि इससे कैंसर होता था वजाइना का। कहाँ कैंसर होता था बेटा, वजाइना कैंसर, फीमेल में वजाइना कैंसर, ठीक है, काऊ में नहीं, ऐसे मिल्क को यूज करने से ह्यूमन में ये कैंसर होता था, तो इसको बैन कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, सिर्फ कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल एजेंट्स हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज कार्सिनोजेनिक, ठीक है, उसको कार्सिनोजेनिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ बताया आपको। अब हम बात करते हैं बेटा रेडिएशन की, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट है रेडिएशन, जिसके कारण से कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन और कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, जिनके कारण से कैंसर होता है, क्योंकि ये डीएनए में डैमेज पहुंचा सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार एक्सरे कराने गए, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ या सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है, आप एक्सरे कराने गए तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड एक्सपोजर से होने के चांसेस रहते हैं, मतलब बार बार कार्सिनोजन से एक्सपोजर हो रहा है, उस केस में होता है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आयोनाइजिंग मतलब एक्सरे और गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दे कॉजेज डीएनए डैमेज, दे कॉजेज डीएनए डैमेज, आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण से लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन टिश्यू। लिख लो बेटा, लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन टिश्यू। मैं थोड़ा फास्ट भी करूंगा ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को
पॉज कर सकते हैं, ये लाइव वीडियो नहीं है, आप आराम से पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसको रिपीट सुन सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करता क्या है बेटा, डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे कि जो नॉर्मल टिश्यू है वो न्यूप्लास्टिक हो जाता है या न्यूप्लाज्म फॉर्मेशन करता है, नए ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा टोबैको से आप सब जानते हैं माउथ कैंसर होता है, टोबैको से माउथ कैंसर, गुड़ाखू से क्या होता है, उससे भी माउथ कैंसर होगा, ठीक है। और तो लॉजिक लगा लेना यार आप लोग, ठीक है। हीट से कैंसर हो सकता है क्या, हीट, कश्मीर गए हो, हम भी नहीं गए बेटा हीट, कांगड़ी करके, कांगड़ी एक हीटिंग डिवाइस। अब डिवाइस बोलने से ना ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, ये मटके या घड़ा जैसा होता है बेटा, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था, कांगड़ी, ठीक है, जो कश्मीरी लोग यूज़ करते थे। इट इज़ ईटिंग डिवाइस, है ना। डिवाइस बोलने से ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, एक गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, है ना। उसमें क्या है, आग वगैरह डाल के रखते हैं, है ना, उसको एब्डोमेन के पास ऐसे लटका के रखते हैं कश्मीरी लोग। कश्मीर में ठंडी होता है ना यार, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो है ना, ठंड से बचने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए ये कांगड़ी यूज़ करते हैं, कांगड़ी, ठीक है। तो कांगड़ी से एब्डोमेन कैंसर होता था, लोअर एब्डोमेन कैंसर, ठीक है, कॉजेज कैंसर ऑफ लोअर एब्डोमेन, सीधी बात, कॉजेज कैंसर ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन का कैंसर होता था, ठीक है। इसका मतलब हीट से भी हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कश्मीरी लोग, कांगड़ी कौन यूज करता था बेटा, कश्मीरी पीपल, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो है ना, इसमें थोड़ा सा आग वगैरह जला के लोग साथ में रखते थे, तो इसके कारण से लोअर एब्डोमेन का कैंसर ऑब्जर्व किया गया। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कॉजेज ऑफ कैंसर या कार्सिनोजन के बारे में, राइट। नाउ मेरे ख्याल से वीडियो आपका काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात कर लेंगे, या इसके आगे का जो पार्ट है, ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है ना, बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात करेंगे बेटा, इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन आएगा कि मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और कम लोग देखेंगे तो यार थोड़ा सा, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हियर आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल, थैंक यू।